सुप्रभात बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन पे। अभी तक हमने पिछली 2 कक्षाओं में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी जो स्वर और व्यंजन है वो किन किन उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। तो आप देखते हैं कि हम स्वर को और व्यंजन को अपने मुख से बोलते हैं। मुख से बोलते वक्त हमारी जो श्वास क्रिया होती है, जो जीभ की क्रिया होती है, वो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग तरह से बदलती रहती है। तो आइए हम आज सीखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वर्ण किन किन उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। आपको सबसे पहले मैं ले चलूँगा एक छोटी सी कविता की तरफ, जिसके माध्यम से काफ़ी आसान होगा सीखना हमें। और आप अगर इस कविता को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके सारे वर्ड जो हैं, यानी सभी स्वर और सभी व्यंजन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकता है। आइए हम आपको कविता की तरफ ले चलते हैं। उसके बाद फिर एक एक करके सारे वर्णों को मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ण किस किस उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी सी कविता लिखी है 5 लाइन की। यहाँ लिखा है अकह विसर्ग कंठराम। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इचयस से जानो तालूराम, रेटरस को पुकारो मूर्धा से, लतस पुकारो दंत से, उप आते हैं ओष्ठ से, केवल व दंतोष्ठ से, ए कहे कंठ तालु, ओ औ कहे कंठोष्ठ से, नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। ये 5 लाइन की कविता है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, अपने कापी में उतार लेंगे और इसे 8-10 बार आप उच्चारित कर लेंगे तो आपको ये कविता बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। इसमें आपको मैं बारी बारी से समझाऊंगा कि आप कौन कौन से वर्ण कहाँ कहाँ से बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अकह विसर्ग कंठराम, यानी इसमें अ और आ दोनों एक साथ हैं। क में क वर्ग के पूरे वर्ण हैं और ह का मतलब ह और विसर्ग का मतलब अह। ये जो इतने वर्ण हैं वो कंठ के उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। अब कंठ क्या है आप बोलते होंगे तो आप देखते होंगे यहाँ से, जैसे हम बोलते हैं आ, वो इस जगह से, इस स्थान से, ये कंठ का स्थान है, इस स्थान से निकलता है। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, अह, इतने वर्ण हमारे कंठ से निकलते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है अकह विसर्ग कंठराम। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इचयस से जानो तालूराम। अब इसमें क्या है, ई का तात्पर्य यहाँ ई और ई, यानी छोटी और बड़ी दोनों, च, छ, ज, झ, इय, फिर य और श, इतने वर्ण आपके तालु से बोले जाते हैं। अब तालु का मतलब आप समझने का प्रयास करेंगे। ई, जब आप ई बोलते हैं तो हमारा जीभ का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो इस तरह से, कुछ इस तरह से हो जाता है और हमारे तालु वाले भाग में ऊपर वो नाव की तरह से चपकने का प्रयास करता है। आप बोल के प्रयास करेंगे ई, च, छ, ज, झ, य, श, इतने वर्ण हमारे तालु स्थान से बोले जाते हैं। इसको तालव्य भी कहा जाता है। अब आप देखिए नीचे लिखा है री, ट, र, श। री और ट वर्ग के सारे अक्षर, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इतने वर्ण हमारे मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा को हम मूर्धन्य भी कहते हैं। अब इसको आप समझने का प्रयास करेंगे, मूर्धा का मतलब क्या है। जब इन वर्णों को हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है, जिह्वा जो होती है, वो इस तरह से मुड़ करके ऊपर तालु की तरफ जाने का प्रयास करती है। आप मेरे साथ उच्चारित करके देखें। ट, ट, आपका जीभ मुड़ करके ऊपर तालु में चपक रहा होगा। ट, ठ,
ड, उसी तरह से श, ये हमारे मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं लतस, ल और त वर्ग के सभी अक्षर त, थ, द, ध, न और स में आपका जो जीवा है वो दांत से पूरी तरह सटता नहीं है, लेकिन दांत के बिल्कुल करीब होता है। यानी इतने वर्ण जो होते हैं वो दंत स्थान से बोले जाते हैं। इसमें आपका जीवा जो होता है वो दांत के बिल्कुल करीब जाके सटता है, इसलिए इसको हम दंत का उच्चारण स्थान बोलते हैं। एक बार आप उच्चारित करके देख लेंगे। ल, त, थ, द, ध, न और स, ये सभी जो हैं आपके दंत उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं। अब आगे आप देखेंगे नीचे वाली लाइन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है उप आते हैं ओष्ठ से। उ, ऊ, जब हम इन दोनों ऊ का उच्चारण करते हैं, छोटे ऊ और बड़े ऊ का, तो आपका जो होंठ है वो बिल्कुल गोल आकृति में बन जाता है और आपका जो श्वास है, जो हवा है, ये इसी के सहारे बाहर आती है। उ, ऊ, फिर आप प, फ, जब आप बोलते हैं तो दोनों होंठ आपके ऊपर और नीचे सटते हैं, यानी आपका जो प वर्ग के सारे वर्ण हैं वो सब ओष्ठ स्थान से आते हैं। प, फ, ब, भ, म। आप भी उच्चारित करेंगे साथ में तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे देखें, अगली लाइन में लिखा है केवल व दंतोष्ठ से। व जो उच्चारण स्थान है व जब आप बोलते हैं तो आपका ऊपर का जो दांत होता है नीचे वाले होंठ से सटता है, चिपकने का प्रयास करता है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। यानी दंत और ओष्ठ दोनों के सहारे ये बोला जाता है। तो केवल व दंतोष्ठ से। अब आप नीचे वाले लाइन में देख पा रहे होंगे ए कहो कंठ तालु से। ए और ए का उच्चारण करते वक्त कंठ और तालु दोनों का सहारा लिया जाता है। आप बोल के प्रयास करेंगे, देखिए यहाँ से आपका आता है कंठ से ए, ये हो गया ए, यहाँ से निकला और जीभ जो है आपका, जिस तरह से आप चौ बोल रहे थे तालु का सहारा लेकर के, जीभ जो है तालु का सहारा लेकर के हवा को बाहर निकालता है। ए और ए इन दोनों वर्णों को बोलने में कंठ और तालु दोनों का सहारा लिया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंठ तालव्य स्थान। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ओ औ कंठोष्ठ से। ओ औ, अब इसको बोलने में आप देखिए आपका हवा कंठ के सहारे आता है और होंठ के सहारे बाहर निकलता है। ओ औ। अब आप देख रहे होंगे कि हवा यहाँ पे दबाव बना के निकल रही है और होंठ इसको सहारा दे रहा है। ओ औ, इसलिए इसको यानी ओ और औ को हम कहते हैं कि ये कंठोष्ठ से बोला जाता है। अब एक विशेष बात जो अंतिम लाइन में देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, नासिका से पंचमाक्षर। ये पंचमाक्षर क्या है? अब आप देखते हैं क वर्ग होता है, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे क वर्ग। क वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है जिसको हम अंगा कहते हैं, और च वर्ग का अंतिम अक्षर ई है, उसी तरह से ट वर्ग का अंतिम अक्षर ण, फिर त वर्ग का न और प वर्ग का म, यानी अंगा, ई, अण, न और म, ये पांचों अक्षर जो होते हैं इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं और इसे बोलने में नासिका का प्रयोग किया जाता है। यानी नासिका मतलब नाक से। एक विशेष चीज आप देख रहे हैं, ऊपर अंगा आपका कंठ से भी है, ई है तालु से भी है, और उसके बाद अणा मूर्धा से है, और न दंत से है, और म ओष्ठ से है। ये वहाँ से भी बोले जाते हैं और नासिका का भी प्रयोग किया जाता है। आप मेरे साथ एक बार उच्चारित करके देख सकते हैं। जैसे देखिए अंगा, अंगा बोलेंगे तो आपका कंठ और नाक दोनों का सहारा लगता है। ई, आपका जीभ का जो शेप हुआ च बोलने के जैसा हो जाएगा और नाक से आएगा ई। फिर आप बोलेंगे ण, ण में आपका जीभ जो है ऊपर मुड़ रहा है और उसके बाद नाक से निकल रहा है ण, ण। फिर आप न पे आएंगे, न में आपका दांत जो है, जो आपका जीवा है वो दांत के पास जा रहा है, साथ ही साथ नासिका से निकल रहा है। और म में जब आप आते हैं तो ये आपको म ओठ का सहारा प्लस आपके
नासिका से आता है। अभी मैं आपको आगे सारे वर्णों को एक एक करके लिख करके इसी वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ। फिर निचले वाली पंक्ति में आप देख रहे होंगे ये जो इसको आप मूर्धन्य श बोलते हैं, इसको कैसे बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप ट ठ बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए री, ट, ठ, ड, ध, ण। जैसे आपने इन पांचों वर्णों को यानी ट वर्ग को बोला है, ठीक उसी तरह से आप श बोलने का प्रयास करेंगे। यानी आपका जीवा जो होगा बिल्कुल मुड़ा होगा और ऊपर तालु की तरफ सटने का प्रयास कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप इसको बोलेंगे श, श और ये श। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे आपको लिखा है ल। ल जब आप बोल रहे हैं तो आपका जीभ जा रहा है कहाँ? जीभ दांत के पास पहुँच रहा है। और त वर्ग पूरा है आपका त, थ, द, ध, न और साथ में स। अब यहाँ पे स बोलते वक्त आपका जीवा जो है जीभ के बिल्कुल करीब जा रही है। तो इन तीनों श, श, स का उच्चारण आप अब से सही करने का प्रयास करेंगे। अब आप शरीफा स, छोटा सा, बड़ा सा इस तरह से नहीं बोलेंगे। आप उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को बोलने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका हिंदी में होने वाली जो अशुद्धियाँ हैं बोलने में वो आपका शुद्ध हो जाएगा। अब आप नीचे वाली लाइन में देखेंगे उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। व, यहाँ पे व देख रहे हैं, दंतोष्ठ से बोले जाते हैं। फिर आप ए और ए, इसको कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। ओ, औ, इसको कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। और ये पांचों आपके जो पंचमाक्षर है, यहाँ से आप देख रहे हैं क वर्ग में का अंग, और यहाँ पे च वर्ग में ई है, ट वर्ग में ण, और त वर्ग में आपका न, और प वर्ग में म। ये पांचों पंचमाक्षर जो हैं नासिका से भी बोले जाते हैं। तो आज हमने सीखा वर्णों के उच्चारण स्थान, इसे आप नोट कर लेंगे और सारे स्वर और व्यंजन इसमें शामिल हैं। अब अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अर्ध अक्षरों का प्रयोग और एक विशेष चीज़, जो ये पंचमाक्षर हैं यानी जिसको हम नासिका से प्रयोग करते हैं, इसमें से दो वर्णों को तो ज़्यादातर आपने शब्दों के साथ प्रयोग में देखा होगा। बाकी तीन वर्ण ये जो हैं वो काफ़ी कम आपको किसी शब्द में सीधे सीधे प्रयोग में देखने को मिलते हैं। तो इनका प्रयोग कैसे होता है, और जैसे आप कभी लिखा हुआ देखते हैं, लोग ऐसे लिखते हैं इस तरह से, कंचन और गंगा, तो यहाँ पे जो अनुस्वार का प्रयोग हुआ है ये कैसे होता है शुद्ध तरीके से, अगले अध्याय में हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा आपको मैं दे दे रहा हूँ इशारा। आप कंचन इस तरह से लिखते हैं, अभी ऐसा क्यों लिखा जाता है हम अगले अध्याय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप पिछले कक्षा में हमारे देखे होंगे, हमने व्यंजन लिखा था इस तरीके से, और आप जो है व्यंजन लिखा देखे होंगे इस तरीके से। तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्यों ऐसा और क्यों ऐसा लिखा गया है, इन सब चीज़ों को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।